प्रसाद ने क्या सिखाया? छाती तान के आंख में आंख डाल के सच को सच की तरह बोलना। बाबू जगदेव प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई अभी भी अधूरी है। ये जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई उन्होंने लड़ा, ये लड़ाई उनको रूस के लेनिन के साथ खड़ा कर दिया। लेनिन ने कहा कि क्रांति का मतलब सामाजिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन से। हम देखते हैं जगदेव बाबू का नाम लेने वाले, छाती पे उनका पोस्टर छाप के चलने वाले रोज अपने राजनीतिक पार्टियों को बदलते रहते हैं। ठाना है कि हमें बाबू जगदेव प्रसाद के बनाए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़ना है, तो हमें बढ़ना है। हम चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए और लाभ के लिए अपने विचारों को गिरवी नहीं रख सकते। की जयंती के मौके पर आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, आयोजनकर्ता अरुण जी और इनके सभी साथीगण, प्रोफेसर जितेंद्र वर्मा जी, अमित जी, डॉक्टर रिंकी जी, पत्रकार विवेंद्र जी और इस मोहल्ले के उपस्थित आप माताओं बहनों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपका आभार प्रकट भी करता हूं कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया। अभी वर्मा जी बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब, कि हम लोग चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। मैं इस पार्टी से विधायक हूं, उस पार्टी का नाम भाकपा माले। बिहार में वो पार्टी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सामंतवाद के खिलाफ, सामंती शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए न जाने हमारे पार्टी के कितने सिपाहियों ने शहादतें दी हैं। जिस जमाने में गरीबों को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था, उस जमाने में गरीबों को बूथ तक पहुंचाने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने का काम भाकपा माले ने किया। आज भी वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज भी सामंतवाद के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, दलित, पिछड़ों और शोषितों की जो आवाज है उसको मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का विस्तार देश भर के कई सारे राज्यों में हमारे पार्टी के साथी हैं, कामरेड्स हैं। वो विभिन्न लड़ाइयों में, संघर्षों में हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो हम लोगों ने भी तय किया, हमारे साथियों ने तय किया कि 2 विधानसभा में हमारी पार्टी के साथी लड़ेंगे, जिसमें एक नरेला विधानसभा है जहां से अनिल कुमार जी लड़ रहे हैं, और एक कोंडली विधानसभा, 2 विधानसभा चुनाव में हम लोग लड़ रहे हैं। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि इसी काम से हम लोग आए हुए थे, तो पता चला कि अभी यहाँ जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है, तो हम लोग खुद को भी नहीं रोक सके, हम लोग यहाँ चले आए कि चलिए देखते हैं, आप लोगों से बातचीत करने का एक मौका भी है। अभी 7 बजे से एक और चुनावी मीटिंग है, कल ही हम लोग वापस भी लौट जाना है, इसलिए समय का थोड़ा दबाव है। तो बहुत लंबी बातचीत, अभी प्रोफेसर साहब जिन्होंने किताब लिखा है ये भी लंबा बोल सकते थे, लेकिन चूंकि वो कार्यक्रम है, इसके दबाव में हम सब लोग, मैं बहुत संक्षेप में 2 बातें कहूंगा। बाबू जगदेव प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई अभी भी अधूरी है। बीच में उनकी हत्या कर दी गई, इसलिए वो लड़ाई पूरी नहीं हो सकी। हत्या करने वाले लोग कौन थे? हत्या करने वाले लोगों का सीधा संबंध भाजपा, जदयू जैसी ताकतों से था, जिसका आज बिहार में स्थिति है। देखिए, हम लोग, इसीलिए हमारा नाम भी है और इसीलिए हम बदनाम भी हैं कि बातें हम बहुत स्पष्ट बोलते हैं। किसी को बुरा लगे, भला लगे, सच तो बोलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात बाबू जगदेव प्रसाद ने क्या सिखाया? छाती तान के आंख में आंख डाल के सच को सच की तरह बोलना, मुंह छुपा के नहीं। उन्होंने सामंती ताकतों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष की शुरुआत की थी। उन्होंने नारा दिया कि अब की सावन भादों में, गोरी कलाई कादों में, कि सिर्फ दलित पिछड़ों की बहन बेटियां, महिलाएं ही सिर्फ खेतों में काम करेंगी, उनको भी करना पड़ेगा। ये संविधान का राज, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, और इसमें सबको राइट्स मिलने चाहिए। तो इसीलिए आज जब दुनिया भर में जगदेव बाबू को याद किया जाता है, सब लोग याद करते हैं पूरे बिहार में, भारत के विभिन्न हिस्सों में, तो वहां पर ये चीजें भूल जाते हैं लोग कि उनकी हत्या किसने किया। तो मैं स्पष्ट तौर पे ये कहता हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या करने वाली या हत्या की साजिश करने वाली जो शक्तियां थी, क्या जगदेव बाबू के समर्थक उनसे दोस्ती कर सकते हैं या उनके खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़ना पड़ेगा?
वो ताकतें कभी आपके साथ नहीं हो सकती। और हम लोग मजबूती के साथ उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो तमाम जगहों पे अपना उन्होंने पूरा जाल बिछाया हुआ है। विभिन्न जगहों पे अपने रूप रंग बदल करके आते हैं। कई बार आपके बीच में बहुत आपसे दोस्ती करते हुए, आपको लालच देते हुए आपके बीच में चले आएंगे और आपको पहचान नहीं होगा। लेकिन अपने शत्रुओं को पहचानना बहुत ही जरूरी है। जगदेव प्रसाद की लड़ाई भारत में 1947 में आजादी मिलने के बाद शुरू होती है। क्या जरूरत थी जगदेव बाबू को लड़ने की? आजादी मिल चुकी थी, देश में संविधान लागू हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सबसे सच बात जो थी कि 1947 में 1947 में देश को राजनीतिक आजादी मिली। अंग्रेज चले गए और देश के राजनीति के केंद्र में भारत के लोगों को शासन करने का मौका मिला। दिल्ली में सत्ता बदल गई, लेकिन गांव में, समाज में वही जमींदारी ताकतें, वही सामंती शक्तियां उसी तरीके से पिछड़ों और दलितों के साथ छूत और अछूत का व्यवहार कर रही थी। उसी तरीके से उनके ऊपर जुल्म, अत्याचार, बेइंतहा अत्याचार हो रहे थे। तब इन्होंने, बाबू जगदेव प्रसाद ने उसको पकड़ा और वहां से इस लड़ाई को उन्होंने शुरू की कि नहीं, जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होंगे तब तक राजनीतिक बदलाव हमें संपूर्ण आजादी का एहसास नहीं दिला सकते। और इसीलिए ये जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई उन्होंने लड़ा, ये लड़ाई उनको रूस के लेनिन के साथ खड़ा कर दिया। लेनिन ने कहा कि क्रांति का मतलब सामाजिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन से। और बाबू जगदेव प्रसाद ने भी कहा बिहार में कि जब तक बिहार के समाज में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, जब तक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी को बड़ा और छोटा मानने से इनकार नहीं किया जाएगा, जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी तब तक हमारा देश आजाद नहीं हो सकता है। हम आजाद हवा में सांस नहीं ले सकते। और ये लड़ाई उन्होंने शुरू की और उन्हें एक क्रांतिकारी योद्धा का दर्जा मिला। और उन्होंने जो किया, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी बिना किसी समझौते के, कोई गैर उसूली समझौता नहीं किया। आज हम देखते हैं जगदेव बाबू का नाम लेने वाले, छाती पे उनका पोस्टर छाप के चलने वाले रोज अपने राजनीतिक पार्टियों को बदलते रहते हैं। उनके पास कोई आइडियाज नहीं है, कोई विचार नहीं है। बिना विचार के और बिना वैचारिक प्रतिबद्धता के आप जगदेव प्रसाद को याद नहीं कर सकते हैं। आप जगदेव प्रसाद के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ खड़ा होने का ढोंग कर सकते हैं। हम लोग ढोंग करने वाले लोग नहीं हैं। चुनाव में हारे जीते जो भी हो, लेकिन यदि हमने ठाना है कि हमें लड़ाई लड़ना है, अगर हमें ठाना है कि हमें बाबू जगदेव प्रसाद के बनाए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़ना है, तो हमें बढ़ना है। हम चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए और लाभ के लिए अपने विचारों को गिरवी नहीं रख सकते। हमारे चंद नेता, उन्होंने अपने विचारों को जाकर आरएसएस के यहाँ, आरएसएस क्या है? वर्णवादी व्यवस्था की पोषक है, ऊंच नीच छूत अछूत को बढ़ाने वाली एक संस्था है। और उसी की पार्टी बीजेपी है, जो देश भर में गरीबों के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रही है। आप ही देख लीजिए, आज बजट पास हुआ। बजट में सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट क्या है कि 12 लाख रुपया कमाने वालों को टैक्स में छूट दिया गया। हमारे सामने बैठे हुए हमको लगता है कोई भी आदमी 12 लाख रुपया नहीं कमाता होगा। सलाम कमाते हैं भैया? आप कमाते हैं? कोई है 12 लाख कमाने वाला? तो क्या फायदा हुआ? अरे भाई, दिहाड़ी पर कमाने वालों के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई, मिनिमम वेज नहीं बढ़ाया गया, कंपनियों में यूनियन बनाने की शक्तियों को छीन लिया गया। हमें याद है हरिद्वार प्रसाद सिंह हमारे सांसद हुए, उन्होंने एफसीआई में हजारों लोगों को नौकरी दी। किस बल पे? यूनियन के बदौलत। वो यूनियन के नेता थे। आज यूनियन का नेता कोई नहीं हो सकता। आज यूनियन ही नहीं बन सकता। आज आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हम विधायक हैं बिहार में, दिल्ली में लड़के नौकरी करते हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री में मर जाता है तो आज उसके लिए फैक्ट्री में खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति है क्या? कोई व्यक्ति खड़ा होने वाला उसके लिए?
क्या फैक्ट्री का मालिक उसको मुआवजा देता है? ये किसके चलते हुआ? ये तब हुआ जब यूनियन खत्म हो गया, नहीं तो जब यूनियन का धाक चलता था, किसकी औकात, किसी का मजाल था कि गरीब का मदद नहीं करेगा। आज उस गरीब का परिवार मारा मारा फिरता है दिल्ली से लेकर बिहार तक, कंपनी के मालिक के यहाँ आकर के हाथ जोड़ती है उसकी माताएं और बहनें, और एक पैसा उसको नहीं मिलता। गरीबों के, मजदूरों के सारे अधिकारों की कटौती भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज बजट में साफ तौर पर दिख रहा है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं चल रहा है। कि 12 लाख बट्टे है, 12 लाख पास हुआ तो 12 लाख उच्च वर्ग है, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी मैं नहीं मान सकता उसको, अपर क्लास आज का। आज तो भारत का प्रति व्यक्ति आय घटा, इनकम घट गया है, नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोजगार नहीं। आप सब यहाँ पे नौकरी करते हैं, मैं मिलता हूँ सब लोगों से, आज भी यहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि चलो भाई कोई नौकरी वोकरी लग जाए, कोई सरकारी भी नौकरी लग जाए, लेकिन कोई सरकारी नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं। कैसे चलेगा जिंदगी? आप अपना ही याद करिए। आज ही एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब हरिद्वार प्रसाद सिंह यूनियन के नेता हुआ करते थे, उस समय धाक चलता था हम लोग का बिहार में, यूपी में, दिल्ली में। आज तो कोई पूछने वाला नहीं है। वही यूनियन के बदौलत कमा करके लोगों ने पूरा नरेला में अपना घर बना लिया, बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। आज उसको छीन लिया गया। क्या आज बीजेपी के साथ जाना हमारे उन सपनों को तोड़ना, मोड़ना, खत्म करना नहीं है? उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। अरविंद केजरीवाल जी आए, आम आदमी पार्टी बहुत आशा भरी और उम्मीदों के साथ हम लोगों ने सपोर्ट किया। पिछले चुनाव में हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, उन्हीं का सपोर्ट किया हमने। उसके पहले भी उनका सपोर्ट किया। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में हमारी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, हम तो बिहार में लड़ ही रहे हैं, चलिए इनका सपोर्ट कर देते हैं। हमने सपोर्ट किया, वो जीते, लेकिन उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों को स्थायी करने का सवाल कहां चला गया? उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। आप देखिए बिहार में, वहां भी गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ने की कोशिशें होती हैं, लेकिन हमारी पार्टी के विधायक, हमारा पार्टी खड़ा हो जाता है और दावे के साथ आपसे कह रहे हैं कि जहां जहां हम लोग विधायक हैं, वहां गरीबों का एक झोपड़ी पे हम लोगों ने खरोच तक नहीं आने दिया। और हमने कहा है कि जब गरीबों की झोपड़ी से कोई चिराग निकलेगा, वही उस झोपड़ी को रोशन करेगा। अमीरों के बंगले से निकला हुआ चिराग से गरीबों की झोपड़ी को रोशन करने का सपना देखने वालों, वो चिराग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी झोपड़ियों में आग लगाएगा और तुम्हें बेदखल कर देगा वहां से। इसलिए हमें विचार करना होगा, कब तक दो पार्टियां लड़ रही हैं, इधर दो उधर दो, क्या चक्कर में पड़े? अपनी ताकत मजबूत करिए, अपनी ताकत मजबूत करिए। कल आप खड़ा होने के काबिल बनिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए भाकपा माले ने अनिल कुमार को खड़ा किया, उन्हीं का वोट मांगने हम आए। हम तो कहेंगे कि आप उनको मजबूत करिए। उनको मजबूत करने का मतलब खुद को मजबूत करना है। कल एक तीसरी ताकत खड़ी होगी, तब वो लोग आपसे डरना भी शुरू करेंगे कि लग रहा है कि अब गरीब जाग रहा है, लग रहा है कि अब गरीबों का ज्ञान बढ़ रहा है। ये सब एकजुट होकर के अपनी नई ताकत बना लेंगे, तब तो भाई कोई हम लोगों का मुखापेक्षी नहीं रहेगा। अभी तो उनको लगता है कि जाएंगे कहां? दोनों तरफ अमीरों की पार्टी है, एक तरफ बीजेपी कारपोरेट अंबानी अडानी की पार्टी है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो ऑटो वाले के नाम पर, टेम्पो वालों के नाम पर, झोपड़ी वालों के नाम पर आए तो जरूर थे, लेकिन आपको भी पता है कि उस पार्टी का जो चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें कितने हजारों करोड़ रुपए वारे न्यारे किए जा रहे हैं। कहां से पैसा है? कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप भी वैसे ही खर्चा करिए। तो भाई साहब, हम भी वैसे ही खर्चा करेंगे तो काम भी हम वैसे ही करेंगे। वैसे ही अगर पैसा खर्चा करने लगेंगे, पैसा आता कहां से? कोई खेत घर बेच कर आता है जी? कारपोरेटों का, दलालों का, माफियाओं का पैसा ये लोग चुनाव में खर्च करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हीं के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हीं के लिए नीतियां बनाते हैं। और इसीलिए जो कारपोरेट के पैसे पर चुनाव जीतता है, वो गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों और उनके वेतन, उनके मानदेय और उनके न्यूनतम मजदूरी के बारे में कभी विचार नहीं करता। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी, आज वो लड़ाई हर जगह लड़ना है, चाहे वो सड़क हो, चौराहा हो, फैक्ट्री हो, खेत हो, कल्याण हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह। और उसके साथ राजनीति के चुनाव में भी हमें उस लड़ाई के साथ खड़ा रहना है। ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पर हम वहां लड़ाई लड़ेंगे और जब चुनाव का समय आएगा तब हम जगदेव बाबू की लड़ाई को भूल जाएंगे। ऐसी बात नहीं। आपको ये निर्णय लेना होगा
कि जगदेव बाबू के रास्ते पे जो चल रहा है, जो जगदेव बाबू की लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को अगर हम मजबूत करेंगे, ताकत देंगे, तो वहां से एक साउंड होगा, वहां से एक आवाज होगा। आज अगर नरेला में अनिल कुमार जी अधिक से अधिक वोट लेकर के आते हैं, मुझे नहीं पता जीतेंगे हारेंगे, हम उस चक्कर में जा ही नहीं रहे, मतलब ही नहीं उससे। जिसको ज्यादा वोट आएगा वो जीतेगा। तो हम करें कि अगर सबसे ज्यादा हम वोट लेके आ जाएंगे तो जीत जाएंगे। तो जितना वोट लेकर के वो आएंगे, उतनी ही ताकत दिल्ली के अंदर आपकी स्पष्ट रूप से दिखेगी। ये ज्यादा जरूरी है चुनाव हारने और जीतने का विश्लेषण करने से। आप अपनी ताकत को बढ़ाइए। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। बाबू जगदेव प्रसाद हम लोग के राजनीतिक गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं, हम उनके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हम उनकी लड़ाई के साथ, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में, आने वाले जिंदगी में हम जगदेव बाबू के रास्ते पर चलते रहेंगे। कभी भी हम उनके सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और कभी भी उन शक्तियों से नहीं मिलेंगे जिन शक्तियों ने जगदेव बाबू पर हमले किए, उनकी हत्या करने का काम किया। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद हमेशा हमें उन्हें अमर शहीद मानते हैं। वो हमेशा अमर थे और आने वाले दिनों में भी वो अमर रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ चूंकि